और आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से पहाड़ की खबरों के साथ। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, जहां सबसे पहले रुद्रपुर की बात होगी। शुक्रवार यानी कि कल देर शाम एक फुटवेयर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा सारा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये घटना रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में घटी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मुश्किल से ही आग पर काबू पा पाई। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भीषण तस्वीरें आग लगने के बाद जो कैमरे में कैद हुई हैं, एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और खबरें यही चलकर आई कि पूरी रात आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन चलता रहा और बमुश्किल ही आग पर काबू पाया जा सका। भयावह तस्वीरें फुटवेयर की, ये गोदाम की तस्वीरें जहां पर आग लगी और आग की ऊंची ऊंची लपटें पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लेती है। आग किस वजह से लगी है, क्या इसके पीछे कारण रहे, स्पष्ट अभी ये नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है। तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। आसपास की दुकानें जो हैं वो भी अपनी चपेट में आग लेती हुई नजर आई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चमोली जिले की, जहां पर बारिश का दौर जारी है। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बिहरी के पास में मालवा आने के बाद से ये बंद हो गया और मार्ग पर देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले यात्री भी फंसे हुए हैं। हालांकि मार्गों को खोलने का काम जारी है, लेकिन मूसलाधार बारिश के बीच में मार्ग खोलने में दिक्कतों का सामना भी एनएच की टीम को करना पड़ रहा है। तस्वीरें चमोली जनपद में लगातार देर रात से बारिश जारी है और बारिश की वजह से बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी लगातार बाधित हो रहा है। हालांकि एनएच के द्वारा मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देखिए, इस समय हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा है, जिससे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। हालांकि जेसीबी मशीनें लगाकर सड़क को खोलने का काम इस समय किया जा रहा है, लेकिन जो ऋषिकेश जाने वाले या हरिद्वार, देहरादून जाने वाले लोग हैं वो अभी यहाँ पे रास्ते में फंसे हुए हैं और लगातार पहाड़ों पर बारिश का जो दौर है वो जारी है। और अगले कुछ दिन और मौसम विभाग ने पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है और जिसका असर लगातार पिछले 12 से 13 घंटों चमोली जनपद में दिखाई भी दे रहा है। नितिन सेवाल, न्यूज 18 चमोली। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन में रिवर राफ्टिंग और एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं ऋषिकेश पहुंचते हैं और हर बार जाम को लेकर पर्यटकों को घंटों फजीहत उठानी पड़ती है। लेकिन इस बार भी अभी तक पार्किंग को लेकर कोई भी तैयारी जमीनी स्तर पर नजर होती हुई नजर नहीं आ रही है। सच्चाई ये है कि ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में कोई भी सरकारी पार्किंग नहीं है जिसमें लोग गाड़ियां खड़ी कर सकें। लिहाजा गाड़ियां सड़कों पर ही खड़ी की जाती हैं। हर सड़क पर जाम की स्थिति रहती है। यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन ट्रैफिक प्लान को लेकर हरकत में आ रहा है। वाली है और रायवाला थाना है, इन लोगों के थानाध्यक्षों से भी कि उसमें पता कर लें कि हमारा क्या इसमें प्लान रहेगा। और जैसे हमारा लास्ट ईयर जो हमने चारधाम यात्रा में हमारा जो प्लान था, ट्रैफिक प्लान भी और बाकी रूट वगैरह का, उसमें अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो क्या क्या चेंजेस होंगे, कितनी हमें इसमें फोर्स चाहिए होगी। पहाड़ में पार्किंग इस बार भी बड़ी समस्या बन सकती है। नैनीताल समेत टूरिस्ट डेस्टिनेशनों पर भी पार्किंग की सुविधा नहीं होने से सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि नैनीताल में कुछ हद तक पार्किंग की दिक्कतों को दूर करने का काम पर्यटन सीजन से पहले करने का दावा भी किया जा रहा है, जिसमें नैनीताल डीएम ऑफिस के पास और मस्जिद चौराहे पर पार्किंग का निर्माण भी हो रहा है और आसपास भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। और सीजन में जाम ना लगे इसके लिए शहर के साथ ही तमाम और क्षेत्रों में भी पार्किंग की तैयारी की जा रही है। और नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ के बाद भी शहर से 10 किलोमीटर दूर की पर्यटकों को रोकने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन को फोकस है
कि पर्यटन सीजन से पहले कुछ राहत दी जाए? विगत वर्षों में जितनी दिक्कतें हमें पर्यटन सीजन में आई थी, ट्रैफिक को लेके, उसके मैनेजमेंट को लेके, उसका कैसे समाधान हो, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस सीजन में काफ़ी जगह पे हम लोग पार्किंग की सुविधाएं डेवलप कर रहे हैं, तो वो अप्रैल माह तक या अप्रैल लास्ट तक हम उसको पूरा। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, नैनीताल में अक्सर जाम की समस्या रही है, ऐसे में तमाम कोशिश पहले भी की गई, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हीं कोशिशों का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये बताइए कि किस तरह की तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को जाम से छुटकारा मिल सके। देखिए, जिस तरह से पर्यटन सीजन की हल्की शुरुआत हो चुकी है और पीक सीजन की तैयारियां जिला प्रशासन कर रहा है, और अमूमन आपने देखा भी होगा कि जो पहाड़ हैं उनमें पार्किंग की बड़ी समस्या सामने आती रही है। और पिछले सालों के अनुभव की बात करी जाए तो कई टूरिस्ट को वापस भी जाना पड़ा है, कई टूरिस्ट को यहां से 10 किलोमीटर दूर रोक दिया जाना पड़ा है। हालांकि इन सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए इस बार पार्किंग की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, और 200 गाड़ियों की क्षमता की जो पार्किंग है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के पास की जा रही है, और मस्जिद चौराहे के पास भी एक छोटी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में छोटी पार्किंगों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से अभी बोर्ड परीक्षा खत्म होगी तो उसके बाद जो टूरिस्ट है वो काफी संख्या में नैनीताल पहुंचेगा, या फिर रानीखेत आएगा, या जो अलग अलग हिल स्टेशन है वहां पर आएगा। तो पार्किंग की जो समस्या है वो इस बार फिर एक समस्या नैनीताल के लिए बनने वाली है, और शहर में जाम ना लगे इसके लिए प्रशासन तैयारियों की बात कर रहा है कि जो होटल एसोसिएशन या स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा अगर भीड़ बढ़ती है शहर में तो उनको रूसी बाईपास या नारायण नगर में उनको पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। हालांकि इन सारी व्यवस्थाओं से लेके कई बार जो टूरिस्ट है वो वापस जाता है तो पर्यटन पर सीधा असर पड़ता है। नैनीताल जैसा ही हाल अगर देखा जाए तो रानीखेत का है, अल्मोड़ा का है, मसूरी में खासतौर पर इस तरह की दिक्कतें आती रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में जो पहाड़ में पर्यटकों का जो रेला लगेगा उसको पार्किंग देना एक बड़ी चुनौती सरकार और सिस्टम के आगे खड़ी है। तो किस प्रकार ये होगा, इसको लेके छोटी छोटी पार्किंगों का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि जो टूरिस्ट आएगा उसको सुरक्षित टूरिज्म का संदेश राज्य सरकार की ओर से किस तरह दिया जाएगा। वीरेंद्र, ये दावा तो हर बार किया जाता है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि जनता को किस हद तक इस जाम से निजात मिलेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये बढ़ते हैं आगे नैनीताल से खबर, जहां से नैनीताल से हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इसे लेकर केंद्र से राज्य सरकार को लेटर भेजा गया है। पहले से ही नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग की कवायद चल रही थी और अब केंद्र से शिफ्टिंग की हरी झंडी भी मिल गई है। और देहरादून से अगली खबर है, जहां सीएम धामी ने 1 साल पूरा होने पर घोषणाएं की थी तो उस पर एक्शन भी शुरू हो गया। मुख्य सचिव ने इसे लेकर 28 मार्च को एक बैठक बुलाई। सीएम धामी के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई और निर्देश दिए गए कि 15 अप्रैल तक सभी घोषणाओं पर अमल हो। 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार को 1 साल पूरा हुआ था और उस पर हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने कई और घोषणाएं की थी। अब एक जरूरी खबर आप तक पहुंचाएं, जिसमें उत्तराखंड में 60,000 से ज्यादा गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। हैरानी की ये बात है कि इस पर तो परिवहन विभाग की नजर है, ना पुलिस की नजर है, और इन्हें अनरजिस्टर्ड गाड़ियों से कई बड़े गलत कामों को भी अंजाम दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रदेश में ई रिक्शा से लेकर छोटे टेम्पो ट्रैवलर जैसी गाड़ियों से गैर कानूनी काम हुए और जब इसकी पड़ताल की गई तो हैरानी भरा खुलासा हुआ। राज्य में 60,000 से ज्यादा गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं और इन गाड़ियों से क्या क्या गलत काम हो रहे हैं ये कोई नहीं जानता। न परिवहन विभाग की इस पर नजर है, न ही पुलिस की। सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि विपक्ष इस पर हमलावर है। कि पिछले 6 वर्षों में कैग की रिपोर्ट कह रही है
कि हजारों वाहन 57,000 वाहन तो ऐसे हैं जो पंजीकृत ही नहीं है। गैर वाणिज्य नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, शव वाहन, एम्बुलेंस, ई रिक्शा के नंबर, दुपहिया वाहनों के नंबर, उनमें अवैध खनन का ढुलान इस राज्य में हुआ है, जिससे अरबों खरबों रुपए का नुकसान इस राज्य को हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी खुद मानते हैं कि नंबर प्लेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गाड़ियां ही रजिस्टर्ड न हो, इसे परिवहन विभाग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में अफसरों की मनमानी और लापरवाही का आलम किस कदर तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से आने वाले नए बच्चे भी स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं। चंपावत, पिथौरागढ़ में रहने के बावजूद सपना देश के लिए कॉमनवेल्थ और साथ ही ओलंपिक में पदक जीतने का है, ताकि राज्य को खेलों में भी एक नई पहचान दिला सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में हजारों बच्चे स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में सपोर्ट न मिलने का नतीजा ये होता है कि टैलेंट दम तोड़ देता है। पर पिछले कुछ सालों में लक्ष्य सेन, मानसी नेगी, चंदन बिष्ट, एकता बिष्ट कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने खेल से खुद को और उत्तराखंड को नई पहचान दी है। शुक्रवार को ऐसे ही उभरते नए खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जो अलग अलग गेम्स में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंपावत के प्रशांत सिंह पुलिस में नौकरी करते हैं, पर टारगेट और आगे का है। प्रशांत की माने तो स्पोर्ट्स पॉलिसी होने से नए खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। इस तरह से अभी खेलनी भी आई है नहीं, तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है। जिस तरह से अब हमें स्कॉलरशिप के रूप में हमें अमाउंट भी मिलने लग गया है, तो ये एक एज ए स्पोर्ट पर्सन हमें बहुत सपोर्ट करता है कि हम अपने मनपसंद कोई भी जैसे हम इक्विपमेंट हमें चाहिए हम वो ले सकें और अपनी डाइट अच्छी कर सकें। तो इस वजह से हमें ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो इससे हमें अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। पिथौरागढ़ की निकिता चंद बॉक्सिंग में मेडल जीतना चाहती हैं। जॉर्डन और ओमान में जूनियर चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। निकिता का कहना है कि पहाड़ में आज भी दिक्कतें हैं, पर फैमिली का सपोर्ट हो तो राह आसान हो जाती है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। अगर आपको सपोर्ट मिले अपनी फैमिली से, अपने कल्चर से, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड रहता है पहाड़ में, क्योंकि आपको उतनी नॉलेज नहीं होती है, थोड़ा कम समझते हैं, पेरेंट्स को उतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अगर सपोर्टिव है तो कर सकते हैं। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स फील्ड में टैलेंट की कमी नहीं है, पर सुविधा, सिस्टम और स्टेडियम न होने का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। हालांकि स्पोर्ट्स पॉलिसी आने के बाद स्पोर्ट्स फील्ड में हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक भालू और बाघ की लड़ाई का वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। यहां अंत तक इस लड़ाई का क्या हुआ ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती लड़ाई में भालू का दमखम ज्यादा नजर आ रहा है। भालू के दांव पर टाइगर बैकफुट में जाता हुआ नजर आया। भालू यहां बाघ पर हावी नजर आया। बाघ अपने कदम पीछे खींचते हुए दिखा। कॉर्बेट के जंगल में बाघ और भालू की लड़ाई का ये वीडियो दुर्लभ और रोमांचक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छूट जाएगा तुमको, पीछा भी कुछ करोगे? छूट जाएगा तुमको, पीछा भी कुछ करोगे? और उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा H3N2 वेरिएंट का केस आने के बाद अब B3 वायरस का भी केस सामने आया है, जिसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में आया। और लेकिन यहाँ पर लोग हैं कि अभी भी इस अलार्मिंग सिचुएशन पर सचेत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अस्पतालों में पिछले 1 महीने से लगातार वायरल के मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें ज्यादातर में सर्दी खांसी इस कदर है कि छाती और गुर्दों पर सूजन आने लगी है। दून मेडिकल कॉलेज में इन दिनों H3N2 का केस आने के बाद अब B3 वेरिएंट का केस भी आ गया है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल इन्फ्लुएंजा के 2 वेरिएंट प्रदेश में एक्टिव हैं, इसीलिए सतर्कता जरूरी है।
ये इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत कॉमन वायरस है। एक आम आदमी को एक साल में 3 से 4 बार फ्लू का इन्फेक्शन होना बड़ी कॉमन सी बात है। तो फ्लू के जो रूप हैं बदलते रहते हैं, जैसे आपने पहले स्वाइन फ्लू भी सुना होगा। तो इसमें H और N 2 तरीके की एंटीजेनिक इनकी प्रॉब्लम होती है, जिसमें बॉडी को डैमेज करते हैं। आखिर B3 केस में क्या है, जिसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट चिंतित है। B3 केस के लक्षण देखें तो 10 दिन तक बुखार की शिकायत होती है, महीने भर तक खांसी जुकाम रह सकता है और पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। वहीं गुर्दों में सूजन की भी शिकायत आ रही है। तो वायरल डिजीज में आप हमेशा याद रखिए कि एक साथ ये सबसे ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, विभिन्न सिस्टमों को इन्वॉल्व करते हैं। आपने देखा फेफड़े को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम किडनी फेलियर हो जा रहा, लिवर फेलियर हो जा रहा, हाइपरटेंशन में जाके और कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। बहरहाल अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और उस पर आपकी जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरत है कि कोविड नॉर्म्स को एक बार फिर से अमल में लाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया और एक बार फिर कहा कि इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। जल्दी ही हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि सतपाल महाराज गाहे बगाहे हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कहते रहते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना मेरा एक स्वप्न है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमने ज़मीन चिन्हित कर ली है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। और इसमें अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो हमारी कनेक्टिविटी लंदन, न्यूयॉर्क, सभी अंतर्राष्ट्रीय शहरों के साथ हो जाएगी। और कुमाऊं वुमेन वीवर्स नाम से बनाया लघु उद्योग आज प्रसिद्ध हो रहा है और यहां बनी ऊनी पंखी, शॉल, स्टॉल, मफलर, कैप और साथ ही कैप और पश्मीना देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं और लोगों के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। राज्य की पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्यमी लक्ष्मण सिंह गेलाकोटी पिछले 4 सालों से लगे हैं, जिनको अब सफलता मिलने लगी है और पहाड़ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक यहाँ के उत्पादों को खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन हमारा होता है, वो सॉल, ट्वीट, अल्मोड़ा ट्वीट जो करके जो चलता है वो हो गया, मफलर हो गए, वास्कट हो गए, मोदी जैकेट जिसे हम बोलते हैं, स्वेटर, कैप, ये चीज़ों का उत्पादन होता है। और जो हमारा ज़्यादा डिमांडेड जो हमारा है बाहर का, वो उसमें पश्मीना जो स्टॉल है, पश्मीना स्टॉल, पश्मीना शॉल, इसके भी डिमांड रहती है और ट्वीट की डिमांड रहती है। कसार देवी और जागेश्वर आने वाले विदेशी पर्यटक भी यहाँ की टोपी, स्टॉल सहित दूसरे उत्पाद को खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। Since 46 years, and now we look for local production also to support the local people and their traditional weaving. मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ काम करने से बहुत रोजगार मिला है, मेरे साथ साथ और लोगों को भी रोजगार मिला है। पिछले कुछ साल से लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही सरकार भी कर रही है, जिसको बढ़ावा देते हुए पहाड़ में कई जगहों पर स्थानीय उत्पादों से प्रोडक्ट्स बनाकर लोग आत्मनिर्भर बनने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और ये अब आपको दिखाते हैं